सोचिए आप रात को थके हारे ऑफिस से घर लौटते हैं। आप बेडरूम में जाते हैं और देखते हैं कि बिस्तर पर एक गीला तौलिया पड़ा है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और बस इतना कहते हैं, उफ, तुमने फिर से गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ दिया। और अगली ही सेकंड एक भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा झगड़ा जिसमें अचानक से पिछले 5 सालों के गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं। किसने किसकी फैमिली को क्या कहा था, कौन कितना स्वार्थी है, सब कुछ बाहर आ जाता है। एक मामूली सा तौलिया अचानक से एक महायुद्ध का रूप ले लेता है। हाँ, और हमारी आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत इसी उलझन से होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं, बस फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन सामने वाला अचानक डिफेंसिव हो जाता है। हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं वो मार्शल बी रोजनबर्ग के नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यानी एनवीसी के काम पर आधारित है जी। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि हम बात करने में इतने बुरे क्यों हैं, बल्कि उस पूरी साइकोलॉजी को, उस मनोविज्ञान को समझना है जो हमारे सामान्य शब्दों को हथियारों में बदल देता है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। अगर हम इस पे गहराई से विचार करें, एक कदम पीछे हटकर देखें तो हम पाएंगे कि वो झगड़ा कभी उस तौलिए का था ही नहीं। तो फिर वो किस बात का था? झगड़ा उस छिपे हुए संदेश का था जो उस एक वाक्य के साथ अनजाने में सामने वाले के दिमाग तक पहुंच गया। जब हम संवाद करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, हम अनजाने में सामने वाले के वजूद पर, उसकी आइडेंटिटी पर एक सवालिया निशान लगा रहे होते हैं। यही सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। हम इंसान खुद को बहुत रैशनल मानते हैं ना। हमें लगता है कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वो एक प्योर फैक्ट है। हमारी आज की चर्चा का जो पहला मुख्य बिंदु है वो इसी बायस के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि हमारी असल समस्या ये नहीं है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते। हमारी समस्या ये है कि हम ऑब्जर्वेशन यानी जो हुआ है और इवैल्यूएशन यानी उस पर अपना जजमेंट पास करना, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। एकदम सही बात है। हम अक्सर अपने ओपिनियन को, अपनी राय को तथ्यों का चोला पहना देते हैं। जैसे जब आप कहते हैं तुम हमेशा लेट आते हो या तुम बहुत स्वार्थी हो, तो आपका दिमाग आपसे कहता है कि आप बस एक डेटा पॉइंट शेयर कर रहे हैं। हाँ, एक फैक्ट बता रहे हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस हमें कुछ और ही बताता है। सामने वाले का दिमाग इसे डेटा की तरह नहीं, बल्कि एक फिजिकल थ्रेट यानी एक शारीरिक खतरे की तरह प्रोसेस करता है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, कोई भी जजमेंट सुनते ही तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब जजमेंट पास करना ऐसा है जैसे आप किसी कंप्यूटर में गलत पासवर्ड डाल रहे हैं और फिर कंप्यूटर पे चिल्ला रहे हैं कि वो खुल क्यों नहीं रहा। बहुत ही सटीक तुलना है ये। और जब तक आप सही कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे, सामने वाले का दिमाग डिफेंसिव मोड में ही लॉक रहेगा। जब अमिगडाला हाईजैक होता है तो इंसान के पास सिर्फ 2 ही बायोलॉजिकल रास्ते बचते हैं, या तो लड़ो या भागो। जी। या तो वो अपना बचाव करेगा, जिसे हम डिफेंड करना कहते हैं, या फिर वो पलटवार करेगा, काउंटर अटैक। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ इस विचार से थोड़ी उलझन हो रही है। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी यहाँ। मान लीजिए कोई इंसान सच में बार बार गलती कर रहा है। हाँ, बताइए। वो लगातार टीम की मीटिंग्स में लेट आ रहा है। अगर मैं उसे ये ना बताऊं कि वो गैर जिम्मेदार या इररिस्पॉन्सिबल है, तो क्या मैं सच को छुपा ली रही हूं? मतलब अगर सच में कोई गलती कर रहा है तो उसे जिम्मेदार ठहराना, उसे ब्लेम करना नेचुरल नहीं है क्या? मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है। हम सब ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन हमें शांत दिमाग से खुद से ये पूछना होगा कि हमारी इस बातचीत का अंतिम लक्ष्य क्या है? बदलाव लाना। क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ खुद को सही साबित करना और सामने वाले को गलत ठहराना है, या फिर हमारा लक्ष्य उस इंसान के व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव लाना है? जब आप किसी पर गैर जिम्मेदार होने का लेबल लगाते हैं तो आप उसे बदलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप असल में उसे एक पिंजरे में बंद कर रहे हैं। कोई भी इंसान लेबल्स के साथ जीना पसंद नहीं करता। इल्जाम लगाने से लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे बस अपने कान बंद कर लेते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। जब हम किसी को गलत ठहराते हैं तो हमारा ईगो तो संतुष्ट हो जाता है कि अरे वाह, मैंने उसे उसकी जगह दिखा दी, लेकिन असल समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो अगर जजमेंट और ब्लेम काम नहीं करते तो फिर मार्शल रोजनबर्ग का ये एनवीसी का सिद्धांत, ये सही कोड आखिर है क्या? हमारे सोर्सेज ये स्पष्ट करते हैं कि ये सिर्फ कुछ बुरे शब्दों को डिक्शनरी से निकाल देने की बात नहीं है। ये सोचने के तरीके में एक पूरी तरह से नया पैराडाइम शिफ्ट है, एक नया नजरिया। जी। एनवीसी यानी अहिंसक संचार का सबसे गहरा सिद्धांत ये है
कि इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है वो अपनी किसी न किसी जरूरत को पूरा करने के लिए करता है। किसी न किसी जरूरत को। हाँ, हर एक एक्शन, हर एक शब्द हमारी किसी मानवीय जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। लेकिन हर एक एक्शन, मतलब अगर कोई मुझ पे बिना बात के चिल्ला रहा है या कोई पैसिव अग्रेसिव तरीके से ताने मार रहा है, तो क्या वो भी किसी जरूरत को पूरा करने का तरीका है? पूरी तरह से। और यहीं पर हमारी समझ और हमारी एम्पैथी की असली परीक्षा होती है। रोजनबर्ग कहते हैं कि इंसान का गुस्सा, उसका चिल्लाना या उसकी कड़वाहट असल में उसकी अधूरी जरूरतों की एक बहुत ही ट्रैजिक अभिव्यक्ति है। ट्रैजिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल। जब कोई चिल्लाता है तो शायद इसलिए क्योंकि उसे गहराई से ये महसूस हो रहा है कि उसे सुना नहीं जा रहा है। उसकी जरूरत कनेक्शन या सम्मान की है। जब कोई कट कर अलग हो जाता है, चुप हो जाता है, तो शायद उसे सुरक्षा या अपने पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। लेकिन ये बात थ्योरी में जितनी अच्छी लगती है ना, असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही डरावना लगता है। क्योंकि समाज ने हमें बचपन से यही सिखाया है कि अपनी भावनाएं या अपनी जरूरतें खुलकर बताना मतलब खुद को कमजोर साबित करना है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। राइट। अगर हम किसी से कहें मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो हमें लगता है कि हम अपनी पावर खो रहे हैं। सामने वाला इसका फायदा उठा सकता है, इसलिए हम सीधे अपनी कमजोरी दिखाने के बजाय सामने वाले पर गुस्सा करते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हम किसी युद्ध के मैदान में अपना कवच उतारने की बात कर रहे हो। और विडंबना यह है कि जब आप अपना कवच उतारते हैं, तभी सामने वाला भी अपनी तलवार नीचे रखता है। बातचीत का लक्ष्य युद्ध जीतना नहीं है, इसका लक्ष्य कनेक्शन बनाना है। वाओ। क्योंकि मनोविज्ञान का एक बहुत ही सरल नियम है, जब दो लोगों के बीच एक सच्चा कनेक्शन बन जाता है तो बहस या संघर्ष अपने आप वाश बनकर उड़ जाता है। लोग हमारे शब्दों के तर्क से नहीं, हमारी भावनाओं की सच्चाई से जुड़ते हैं। तो चलिए इस कवच उतारने की प्रक्रिया को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं। क्योंकि जब किसी बहस के बीच में खून खौल रहा होता है ना, तब ये एम्पैथी और कनेक्शन की सारी फिलॉसफी दिमाग से उड़ जाती है। ये सच है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 कदम का फॉर्मूला दिया गया है। अगर हम इस मैकेनिज्म को समझ लें तो हम उस डिफेंसिव दिमाग को बाईपास कर सकते हैं। तो जो पहला कदम है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी बिना जजमेंट के देखना। यही एनवीसी की नींव है। भारतीय दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा था कि बिना मूल्यांकन किए अवलोकन करना मानव बुद्धि का सर्वोच्च रूप है। हमें किसी भी परिस्थिति को ठीक वैसे ही बयान करना है जैसे कोई वीडियो कैमरा रिकॉर्ड करता है। कैमरे का कोई ओपिनियन नहीं होता। मुझे ये वीडियो कैमरा वाला आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन ये असल में करना कितना मुश्किल है। अगर मैं कहूँ तुमने आज मीटिंग में मुझे नीचा दिखाया, तो मुझे लगता है कि मैं तो बस फैक्ट बता रही हूँ कि जो हुआ वो बता रही हूँ। लेकिन एक कैमरा कभी ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता कि किसी को नीचा दिखाया गया। नीचा दिखाना आपका इवैल्यूएशन है, आपका खुद का निष्कर्ष है। तो सही ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सही ऑब्जर्वेशन होगा, आज मीटिंग में जब मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था तो तुमने मुझे 3 बार बीच में रोका। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई झूठला नहीं सकता। जब हम सिर्फ फैक्ट्स बोलते हैं तो सामने वाले का एमिगडाला ट्रिगर नहीं होता। वो बचाव की मुद्रा में नहीं आता क्योंकि उस पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ है। समझ गए। यानी हमें अपने वाक्यों से विशेषण, एडजेक्टिव्स और अपने ओपिनियन को पूरी तरह से हटाना होगा। अब आते हैं दूसरे कदम पर, फीलिंग, यानी अपनी भावना को व्यक्त करना। मुझे यहाँ एक दिक्कत लग रही है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या ये सही तरीका है अपनी फीलिंग बताने का? ये एक बहुत ही आम गलती है जो हम सब करते हैं। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये कोई भावना नहीं है, ये फिर से एक जजमेंट है कि सामने वाला क्या कर रहा है। तो फिर भावना क्या है? इसके पीछे एक न्यूरोलॉजिकल कारण भी है, राइट? हमारे सोर्सेज में बताया गया है कि जब हम अपनी भावनाओं को सिर्फ एक नाम दे देते हैं, जिसे अफेक्ट लेबलिंग कहा जाता है, तो हमारे खुद के दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। बिल्कुल। तो हमने फैक्ट्स बता दिए और अपनी भावना भी बता दी, लेकिन सामने वाला भी सोच सकता है कि भाई तुम फ्रस्ट्रेटेड हो तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती। यहीं पर हमें तीसरे कदम की जरूरत पड़ती है, नीड, यानी उस भावना के पीछे की अपनी जरूरत बताना। जी, और ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। भावनाएं हवा में नहीं बनती। हर भावना एक अलार्म बेल की तरह है जो हमें बताती है कि हमारी कोई जरूरत या तो पूरी हो रही है या अधूरी है। अगर हमें बुरा लगा है तो इसलिए नहीं कि सामने वाले ने कुछ किया है,
हमें बुरा इसलिए लगा है क्योंकि सम्मान की हमारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। जब हम ये कहते हैं कि मुझे सम्मान की ज़रूरत है या मुझे स्पष्टता की ज़रूरत है, तो हम अपनी भावनाओं की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे होते हैं। ये तो सच में एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। इसका मतलब है कि हमने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए एक सुरक्षित माहौल की जरूरत है, तो हम अपनी पावर वापस ले रहे हैं। और साथ ही हम सामने वाले को एक बहुत ही स्पष्ट चित्र दे रहे हैं कि समस्या असल में कहाँ है। वो ये नहीं सोचता कि उस पर हमला हो रहा है, बल्कि वो ये देखता है कि सामने वाले इंसान की एक मानवीय जरूरत है जो अधूरी है। क्या बात है। अब आता है चौथा और आखिरी कदम, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करना। ये वो पॉइंट है जहां हम ये स्पष्ट करते हैं कि हम भविष्य के लिए क्या बदलाव चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कदम बहुत ट्रिकी है। वो कैसे? मैं एक रिक्वेस्ट और एक डिमांड यानी हुक्म के बीच का फर्क कैसे पक्का करूं? क्योंकि बहुत बार हमारी रिक्वेस्ट के पीछे एक छिपी हुई धमकी होती है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं बुरा मान जाऊंगी। ये बहुत ही गहरी बात आपने पूछी है। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि रिक्वेस्ट और डिमांड के बीच का असली फर्क हमारे शब्दों में नहीं होता। तो किसमें होता है? वो हमारी उस प्रतिक्रिया में छिपा होता है जब सामने वाला हमें ना कहता है। ओहो, मतलब अगर मैंने रिक्वेस्ट की और सामने वाले ने नो कहा और मैं तुरंत गुस्सा हो गई या उसे पैसिव अग्रेसिव तरीके से सजा देने लगी, तो इसका मतलब है कि वो कभी रिक्वेस्ट थी ही नहीं। ठीक वही, वो एक डिमांड थी जिस पर सिर्फ रिक्वेस्ट का कवर चढ़ा हुआ था। एक सच्ची रिक्वेस्ट में हमेशा सामने वाले के पास बिना किसी डर या अपराध बोध के ना कहने की पूरी आज़ादी होती है। अच्छा। और हमारी रिक्वेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक और एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। मुझे समझने की कोशिश करो, ये एक धुंधली बात है। क्या आप अगले 5 मिनट तक मेरी बात बिना टोके सुन सकते हैं? ये एक स्पष्ट और सही रिक्वेस्ट है। चलिए इस पूरे 4 स्टेप फॉर्मूला को एक असल जिंदगी के उदाहरण से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए वर्क प्लेस की बात है। मेरा एक कलीग है जो हमेशा अपनी रिपोर्ट लेट देता है, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है। ठीक है। अगर मैं सामान्य तरीके से बात करूं तो मैं शायद कहूंगी, तुम हमेशा लेट रिपोर्ट देते हो, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, कल से मुझे रिपोर्ट टाइम पर चाहिए। ये तो हो गया गलत तरीका। अब मैं एनवीसी ट्राई करती हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल। कैसा लगा? इसमें कुछ कदम सही दिशा में है, लेकिन इसमें अभी भी पुरानी आदतों की परछाई है। कहाँ गलती हुई? जब आपने कहा जब तुम रिपोर्ट लेट देते हो, तो लेट एक इवैल्यूएशन हो सकता है, और मुझे गुस्सा आता है कहने से ये लग रहा है कि आपके गुस्से का सीधा कारण उनका एक्शन है। और आखिर में कल से टाइम पर आना शुरू करो एक डिमांड है, रिक्वेस्ट नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरा ईगो अभी भी इस बात पे अड़ा था कि भाई गलती उसकी है। चलिए मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। आराम से। जब मुझे शुक्रवार शाम 5 बजे तक डेटा रिपोर्ट नहीं मिलती, ये हो गया ऑब्जर्वेशन, तो मुझे बहुत स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। ये फीलिंग है, क्योंकि मुझे अपना काम सही ढंग से प्लान करने के लिए रिलायबिलिटी और समय की स्पष्टता की जरूरत होती है। ये नीड हो गई। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि अगली बार से रिपोर्ट गुरुवार शाम तक मिल जाए, ताकि मेरे पास बफर टाइम रहे? और ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब कैसा है? ये एकदम सटीक है। इसमें आपने फैक्ट बताया, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई, अपनी कोर जरूरत को स्पष्ट किया और एक ऐसा विकल्प दिया जिस पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मुझे इसे बोलते हुए खुद भी बहुत शांति महसूस हुई, क्योंकि इसमें कोई इल्जाम नहीं था। यहीं पर एनवीसी का वो सबसे शक्तिशाली विचार उभर कर आता है। लोग कभी आपके खिलाफ नहीं होते, वो बस आपकी भाषा को समझ नहीं पाते। सच में। जब हम जजमेंट और इल्जाम की भाषा बोलते हैं, तो हम उनके कानों में एक ऐसा शोर पैदा कर देते हैं जिसमें उन्हें हमारा दर्द सुनाई ही नहीं देता। लेकिन जब हम अपनी कमजोरी और अपनी भावना समझाते हैं, तो वे अपना दिल खोल लेते हैं, क्योंकि हर इंसान मूल रूप से कनेक्ट करना ही चाहता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है, लेकिन अब मैं उस असली प्रॉब्लम की बात करना चाहती हूँ जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में है। ये जो 4 स्टेप फॉर्मूला है, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट, ये बहुत ही तार्किक और शानदार है। जी। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आप पर सच में चिल्ला रहा हो, आपको भला बुरा कह रहा हो, तब ये थ्योरी याद नहीं रहती। उस वक्त इंसान का दिमाग बस डिफेंस और अटैक के लूप में फंस जाता है। हम उस मोमेंट में ये फॉर्मूला भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि
इस 4 कदम के फॉर्मूले को चलाने के लिए सिर्फ शब्दों को रटना काफ़ी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंजन काम करता है, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ कहते हैं। एनवीसी कोई तकनीक नहीं है जिसे आप बस लोगों पर इस्तेमाल करते हैं। ये एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है, जिसमें आप जीते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर हम इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो इसका एनवीसी से सीधा और प्रैक्टिकल कनेक्शन क्या है? भावनाओं का विज्ञान हमें बताता है कि कोई भी भावना, चाहे वो गुस्सा हो या हताशा, अचानक पैदा नहीं होती। इसका एक पूरा क्रम होता है। पहले एक इवेंट यानी घटना होती है, फिर उस घटना पर हमारी थिंकिंग यानी सोच काम करती है, जो अक्सर एक कहानी गढ़ती है, और उस गढ़ी हुई कहानी के आधार पर हमारे अंदर इमोशन पैदा होता है। रुकिए, इस घटना और सोच वाले पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए किसी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। ये एक इवेंट है, एक फैक्ट है। बिल्कुल। अब अगर आपकी सोच आपको ये कहानी सुनाती है कि ये इंसान मेरी कोई इज्जत नहीं करता, ये जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आपके अंदर कौन सी भावना पैदा होगी? जाहिर है मुझे बहुत तेज गुस्सा आएगा या मैं बहुत अपमानित महसूस करूंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, घटना अभी भी वही है, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। पर अगर आपकी सोच ये कहानी गढ़े कि शायद वो अभी ड्राइव कर रहा होगा या किसी बहुत ज़रूरी पर्सनल क्राइसिस में फंसा होगा, तो अब आपको कैसा महसूस होगा? तब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा, शायद थोड़ी चिंता हो या मैं बस न्यूट्रल रहूंगी। यही सेल्फ अवेयरनेस है। हमारी पीड़ा सामने वाले की किसी हरकत से नहीं आ रही है, बल्कि उस हरकत को लेकर हमारी अपनी सोच से आ रही है। और जब हमें ये समझ आ जाता है, तब हम रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क समझ पाते हैं। ये तो ऐसा है जैसे रिएक्शन एक शारीरिक रिफ्लेक्स की तरह है। जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म बर्तन को छूता है, आप बिना सोचे समझे तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ये एकदम ऑटोमेटिक है। सही कहा। लेकिन रिस्पॉन्स शतरंज की एक सोची समझी चाल की तरह है। आप स्थिति को देखते हैं, सामने वाले की चाल का विश्लेषण करते हैं, अपने ऑप्शंस तौलते हैं और फिर एक ऐसा कदम उठाते हैं जो आपको गेम जीतने में या यहाँ कहें तो कनेक्शन बनाने में मदद करे। और वो शतरंज की चाल चलने के लिए आपको एक ठहराव की जरूरत होती है। महान मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह होती है, एक पॉज। उसी खाली जगह में हमारी आज़ादी बसती है। असल ताकत ये नहीं है कि हम कितनी जोर से अपनी बात मनवा सकते हैं। असल ताकत यह है कि हम कब चुप रह सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय एक पॉज लेकर सामने वाले की अधूरी ज़रूरत को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये सच में एक मास्टर क्लास की तरह लग रहा है। इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटना चाहें तो हमने कम्युनिकेशन के पीछे की उस पूरे न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल खेल को गहराई से समझा है जो झगड़े पैदा करता है। जी। हमने समझा कि फैक्ट्स और ओपिनियन का फर्क क्या है और कैसे गुस्सा असल में सिर्फ एक अधूरी ज़रूरत की आवाज़ है। जाने से पहले कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें श्रोता आज इसी वक्त से अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। सबसे पहला और सबसे आसान बदलाव है बातचीत में तुम की लगा मैं का इस्तेमाल शुरू करें। तुम मुझे पागल कर रहे हो कि बजाय कहना शुरू करें मैं इस स्थिति से बहुत ओवरवेल्म महसूस कर रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव सामने वाले को डिफेंसिव होने से रोकता है। और दूसरा टिप मेरे ख्याल से वो होगा जो हमने अभी डिस्कस किया, द पावर ऑफ पॉज। बिल्कुल। कुछ भी बोलने से पहले या किसी भी बात का जवाब देने से पहले 3 से 5 सेकंड का पॉज लें। और तीसरा, सामने वाले को सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, उसे समझने के लिए सुनिए। जब आप किसी की बात को बीच में काटे बिना पूरी हमदर्दी से सुनते हैं, तो आप पाएंगे कि उनका आधा गुस्सा आपके कुछ बोलने से पहले ही शांत हो गया है। बहुत ही शानदार। एनवीसी सच में बात करने का तरीका नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले यहाँ एक बहुत ही गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हमने दूसरों के साथ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करना तो सीख लिया। हमने सीख लिया कि दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना है, उनके अमिगडाला को ट्रिगर नहीं करना है। लेकिन क्या होगा जब हम यही तकनीक खुद अपने साथ इस्तेमाल करें? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। राइट। जरा सोचिए, दिन भर में हमारा जो इंटरनल डायलॉग होता है, हम खुद से जो बातें करते हैं, वो कितनी हिंसक और जजमेंट से भरी होती हैं। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकती। हम अपने आप पर ऐसे कठोर लेबल लगाते हैं जो हम शायद अपने सबसे बुरे दुश्मन पर भी ना लगाएं। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हाँ, तो क्या ये संभव है कि दूसरों पर हमारा गुस्सा
असल में खुद पर किए जा रहे इसी हिंसक रवैये का रिफ्लेक्शन हो? क्या खुद पर दया दिखाए बिना, खुद की अधूरी ज़रूरतों को समझे बिना हम सच में दुनिया के किसी भी इंसान के साथ एक सच्चा कनेक्शन बना सकते हैं? ये सच में आत्मनिरीक्षण का विषय है।